सीता और रवि। यहाँ सीता और रवि के बीच में बात हो रही है। यहाँ सीता रवि को बोलती है कि राहुल के साथ मत खेलो, डोंट प्ले विथ राहुल। यहाँ सीता बोलने का काम कर रही है, इसलिए सीता क्या होगी? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। यहाँ रवि सुनने का काम कर रहा है, तो सुनने वाला क्या होता है? सेकेंड पर्सन। और यहाँ राहुल के बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात होती है वो कौन होता है? थर्ड पर्सन। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 6, जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब फैमिलीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट को पहचानना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर उसी से रिलेटेड है। देखने के लिए वीडियो के राइट साइड के ऊपर में आपको एक आई सिंबल का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में ही सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से काफी इम्पोर्टेंट चीजें छूट सकती है, जिसके कारण आपको लास्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट और वर्ब को और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि जितनी ऊंची इमारत बनाई जाती है उसकी नींव भी उतना ही नीचे तक खोदी जाती है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ये कैसे जाने? या सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये कैसे जाने? तो सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस में किसी भी वर्ब का यूज किया जाता है। इसी से पता चलता है कि हमें इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव कहाँ लगाना है। तो सब्जेक्ट को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो, या अगर सेंटेंस में कोई चीज करने की बात हो रही है तो जो उस काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला, आलोक खेल रहा है। यहाँ आलोक क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि इस वाक्य में आलोक के बारे में खेलने की बात हो रही है, इसलिए आलोक क्या होगा? सब्जेक्ट। आलोक खेल रहा है, इसका इंग्लिश होगा आलोक इज प्लेइंग। दूसरा, अंकित खा रहा है। यहाँ अंकित क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ अंकित के बारे में खाने की बात हो रही है। यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? अंकित, इसलिए अंकित क्या होगा? सब्जेक्ट। अंकित खा रहा है, इसका इंग्लिश होगा अंकित इज ईटिंग। एक और एग्जांपल, आसिया के पापा एक डॉक्टर है। यहाँ पे अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पापा के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पापा सब्जेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ पापा के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ आसिया के पापा के बारे में बात हो रही है। अगर आप कह देते हैं कि पापा सब्जेक्ट है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि किसके पापा? यहाँ किसके पापा के बारे में बात हो रही है? क्योंकि पापा तो किसी के भी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, मेरे हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। यहाँ पे आसिया के पापा के बारे में बात हो रही है, ना कि सिर्फ पापा के बारे में, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट होगा आसिया के पापा। आसिया के पापा एक डॉक्टर है, इसका इंग्लिश होगा आसियाज फादर इज ए डॉक्टर। यहाँ आसियाज फादर क्या होगा? सब्जेक्ट। हमने यहाँ आसिया के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। अगर आपको ये नहीं पता कि अपोस्ट्रोफी एस क्या है
और अपॉस्ट्रोफी एस को कब और कहाँ लगाया जाता है, तो आप मेरे अपॉस्ट्रोफी एस के वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपॉस्ट्रोफी एस लेक्चर की वीडियो लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चौथा, मेरी 4 बहनें हैं। यहाँ भी अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट है मेरी, जिसका इंग्लिश अनुवाद होता है माई, तो वो माई लगा देते हैं। लेकिन यहाँ अपने आप से एक सवाल पूछना है कि कौन है वो जिसकी 4 बहनें हैं। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ मेरे बारे में बात हो रही है। तो कौन है वो हूँ मैं, मतलब यहाँ सब्जेक्ट है मैं, ना कि मेरी। तो यहाँ हम मैं को ट्रांसलेट करेंगे, ना कि मेरी को। मैं जिसका इंग्लिश होता है आई, तो यहाँ आई का उपयोग होगा, ना कि माई का। तो अगर मेरी 4 बहनें हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई हैव 4 सिस्टर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसके पास एक बाइक है। यहाँ भी लोग सेम गलती करते हैं। यहाँ उसके को सब्जेक्ट समझकर हिम लगा देते हैं। यहाँ भी आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, कौन है वो जिसके पास एक बाइक है? तो वो है वो, यहाँ सब्जेक्ट होगा वो, ना कि उसके। वो जिसे इंग्लिश में ही लिखा जाता है, तो यहाँ ही का उपयोग होगा, ना कि हिम का। उसके पास एक बाइक है, इसका इंग्लिश होगा ही हैज ए बाइक। उनके पास एक कार है, यहाँ भी उनके सब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ सब्जेक्ट होगा वे। कौन है वो जिनके पास कार है? तो वो है वे। यहाँ एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट कौन होगा? वे, जिसे इंग्लिश में दे कहा जाता है। चाहे एक से अधिक लड़कियां हो या एक से अधिक लड़के हो, दोनों केसेस में हम दे ही लिखेंगे। तो यहाँ दे का उपयोग होगा, ना कि देम का। उनके पास एक कार है, तो इसका इंग्लिश होगा दे हैव ए कार। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को पहचानना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे चाचा के दोस्त के भाई का बेटा बीटेक कर रहा है। तो कौन है जो बीटेक कर रहा है? यहाँ बेटा बीटेक नहीं कर रहा है। बेटा तो किसी का भी हो सकता है, आपका हो सकता है, दूसरे का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो बीटेक कौन कर रहा है? भाई का बेटा नहीं, तो दोस्त के भाई का बेटा नहीं, तो क्या होगा? मेरे चाचा के दोस्त के भाई का बेटा। ये पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अगर इसे इंग्लिश में लिखने की बात आए तो कैसे लिखेंगे? माई अंकल्स फ्रेंड्स ब्रदर्स सन इज परसुइंग बीटेक। तो यहाँ माई अंकल्स फ्रेंड्स ब्रदर्स सन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब तक आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट को पहचानना है। हमेशा आपको अपने से एक सवाल पूछना है कि कौन है वो जिसके बारे में बात हो रही है। वो कोई भी हो सकता है, या तो वो मैं हो सकता हूँ, मतलब आई, या तो वो हो सकता है, मतलब ही, या तो वो हो सकती है, मतलब सी, या तो वो हम हो सकते हैं, मतलब वी, या तो वो वे हो सकते हैं, मतलब दे, या तो वो आप हो सकते हैं, मतलब यू। तो ये जो भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, दिस, दैट, जो भी है, सब या तो सिंगुलर है या तो प्लूरल सब्जेक्ट है, या फिर फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स को पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसे जाने बिना ये समझना मुश्किल है कि सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सी वर्ब का यूज करना है। तो ध्यान से इस पॉइंट को आप समझिएगा।
सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। तो अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है और जिन भी लोगों के बारे में या जिन भी वस्तुओं के बारे में या जिन भी जगहों के बारे में या जिस किसी के बारे में बात हो रही हो वो सभी थर्ड पर्सन होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सीता और रवि। यहाँ सीता और रवि के बीच में बात हो रही है। यहाँ सीता रवि को बोलती है कि राहुल के साथ मत खेलो, डोंट प्ले विथ राहुल। यहाँ सीता बोलने का काम कर रही है, इसलिए सीता क्या होगी? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। यहाँ रवि सुनने का काम कर रहा है, तो सुनने वाला क्या होता है? सेकेंड पर्सन। और यहाँ राहुल के बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात होती है वो कौन होता है? थर्ड पर्सन। तो यहाँ आपको समझ आ चुका है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन और जिसके बारे में बात होती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहा जाता है और प्लूरल को हिंदी में बहुवचन कहा जाता है। ये एक लड़की है, ये अकेली है, एक ही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सिंगुलर। और ये लोग एक से अधिक हैं, इसलिए हम इन्हें प्लूरल कहेंगे। प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से अधिक को हम प्लूरल कहते हैं। तो एक वस्तु हो, एक जानवर हो, एक जगह हो, एक आदमी हो या कोई भी चीज हो, अगर वो एक ही है तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे और एक से अधिक कुछ भी हो तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। नेक्स्ट, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। यहाँ मैं मतलब आई क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ मेरे बारे में बात हो रही है। और मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि बोलने वाला भी मैं खुद हूँ और मैं एक ही हूँ, इसलिए मैं सिंगुलर भी हूँ। मैं मतलब आई, तो आई क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो आई को हम कहाँ लिखेंगे? इस बॉक्स में, क्योंकि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो हम आई को इस बॉक्स में रखेंगे। हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। यहाँ हम मतलब हमारे बारे में बात हो रही है, इसलिए हम क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ हम एक से अधिक है, इसलिए हम क्या है? प्लूरल। और यहाँ हम सब अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन भी हुए। हम का इंग्लिश होता है वी, तो हम वी को कहाँ रखेंगे? फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। यहाँ तुम क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ तुम क्या है? सेकेंड पर्सन है, क्योंकि यहाँ वो बोल नहीं रहा है, सुन रहा है और सुनने वाला हमेशा क्या होता है? सेकेंड पर्सन। और यहाँ एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए तुम क्या होगा? सिंगुलर। तो तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू, तो यू को हम कहाँ रखेंगे? सेकेंड पर्सन सिंगुलर में। आप बुरे हैं, यू आर बैड। यहाँ मैं एक से अधिक लोगों को बोल रहा हूँ कि आप बुरे हैं। यहाँ आप क्या होगा? सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ आपके बारे में बात हो रही है, यहाँ इनको इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, मतलब ये सुन रहे हैं, इसलिए ये सेकेंड पर्सन हुए। और ये एक से अधिक है, इसलिए ये प्लूरल हुए। तो आपका इंग्लिश यू होता है, तो सिंगुलर में भी यू लगाया जाता है और प्लूरल में भी यू लगाया जाता है। तो यू को हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल के जगह पर रखेंगे। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू
स्कूल। यहाँ वह के बारे में बात हो रही है, इसलिए वह सब्जेक्ट होगा। वह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। लड़का के लिए हम ही का यूज करेंगे और लड़की के लिए सी का। तो यहाँ वह थर्ड पर्सन है, क्योंकि ये ना तो बोलने वाला पर्सन है ना ही सुनने वाला पर्सन है। इसके बारे में बात हो रही है, इसलिए वह थर्ड पर्सन होगा। वह एक ही व्यक्ति है, इसलिए ये सिंगुलर है। वह को इंग्लिश में ही या सी लिखते हैं। यहाँ वह का मतलब लड़के के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ वह का इंग्लिश होगा ही। तो ही को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में रखेंगे। वह स्कूल जा रही है। शी इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ वह लड़की के बारे में बात हो रही है, इसलिए वह को यहाँ सी लिखा गया है। तो वह स्कूल जा रही है। वह, तो यहाँ वह क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। और वह क्या है? थर्ड पर्सन है, क्योंकि वह ना तो बोलने वाला है ना तो सुनने वाला। इसके बारे में बात हो रही है, इसलिए ये थर्ड पर्सन है। और वह क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि वह एक ही है। और वह का इंग्लिश क्या होता है? सी। तो सी को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में रखेंगे। वे या वो खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग। यहाँ वे मतलब यहाँ एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, मतलब वे क्या है? प्लूरल। और वे क्या है? थर्ड पर्सन, क्योंकि ये ना तो बोलने वाला पर्सन है ना तो सुनने वाला पर्सन है। तो वे क्या है? जिनके बारे में बात हो रही है, तो वे क्या होंगे? थर्ड पर्सन। और वे एक से अधिक है, इसलिए ये क्या होगा? प्लूरल। तो वे को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ। यह एक कलम है। दिस इज ए पेन। यहाँ यह क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ एक ही कलम की बात हो रही है, मतलब यह क्या है? सिंगुलर। और यह क्या है? थर्ड पर्सन, क्योंकि यह ना तो बोलने वाला है ना तो सुनने वाला है। यहाँ यह के बारे में बात हो रही है, इसलिए यह क्या होगा? थर्ड पर्सन। तो यह का इंग्लिश क्या होता है? दिस। तो दिस को हम कहाँ रखेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। ये या यह दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये किताबें हैं। दीज आर बुक्स। यहाँ एक से अधिक किताबों के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये क्या है? प्लूरल। और यह ना तो बोलने वाला पर्सन है ना तो सुनने वाला। यह क्या है? थर्ड पर्सन, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। तो यह का इंग्लिश क्या होता है? दीज। तो दीज को हम कहाँ रखेंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल में। वो एक कलम है। दैट इज अ पेन। यहाँ एक ही कलम के बारे में बात हो रही है, इसलिए वो क्या है? दैट क्या है? सिंगुलर। और यह थर्ड पर्सन है, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए दैट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। वे किताबें हैं। दोज आर बुक्स। यहाँ एक से अधिक किताबों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दोज क्या है? प्लूरल। और दोज क्या है? थर्ड पर्सन, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। ये ना तो बोलने वाला है ना तो सुनने वाला। इसके बारे में बात हो रही है, इसलिए दोज क्या होगा? थर्ड पर्सन प्लूरल। आनंद एक अच्छा लड़का है। आनंद इज ए गुड बॉय। यहाँ आनंद क्या है? सिंगुलर है। और यह क्या है? थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ आनंद के बारे में बात हो रही है। आनंद ना तो बोलने वाला पर्सन है ना तो सुनने वाला पर्सन है। इसके बारे में बात हो रही है, इसलिए आनंद क्या होगा? थर्ड पर्सन। तो आनंद को हम कहाँ रखेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। आसिया एक अच्छी खिलाड़ी है। आसिया इज ए गुड प्लेयर। यहाँ आसिया क्या है? सिंगुलर है। और आसिया क्या है? थर्ड पर्सन, क्योंकि आसिया के बारे में यहाँ बात हो रही है, इसलिए आसिया क्या होगी? थर्ड पर्सन। तो आसिया को कहाँ हम रखेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। आसिया और काजल दोनों अच्छी लड़कियां हैं। आसिया एंड काजल आर बोथ गुड गर्ल्स।
यहाँ आसिया और काजल दोनों क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए आसिया और काजल क्या है, प्लूरल, और ये क्या है, थर्ड पर्सन, क्योंकि ये ना तो बोलने वाले पर्सन है ना तो सुनने वाले पर्सन है। यहाँ इनके बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये क्या होंगे, थर्ड पर्सन। तो आसिया एंड काजल को हम कहाँ रखेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल में। किताब अच्छी है, बुक इज गुड। यहाँ किताब क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ एक ही किताब के बारे में बात हो रही है, और किताब क्या है, थर्ड पर्सन, इसलिए बुक को कहाँ रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। और यहीं अगर एक से अधिक किताबों के बारे में बात हो रही होती, मतलब बुक्स की बात होती, तो उसे हम कहाँ रखते, थर्ड पर्सन प्लूरल में। उसी तरह अगर एक मोबाइल के बारे में बात हो रही है तो मोबाइल क्या होगा, सिंगुलर और थर्ड पर्सन। और वहीं एक से अधिक मोबाइल्स के बारे में बात हो रही होती तो हम मोबाइल्स को कहाँ रखते, थर्ड पर्सन प्लूरल में। लैपटॉप के बारे में बात होती तो लैपटॉप को हम कहाँ रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, और लैपटॉप्स को हम कहाँ रखते, थर्ड पर्सन प्लूरल में। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका है कि कब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाता है और कब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहलाता है। नेक्स्ट, अब हम दिस, दैट, दिस, दोज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कहाँ पे दिस का प्रयोग, कहाँ दैट का प्रयोग, कहाँ दिस का प्रयोग और कहाँ दोज का प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और पास है तो हम उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे यह एक कलम है, दिस इज ए पेन, मतलब कलम एक ही है और नजदीक में है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएं, दिस। तो कोई चीज अगर सिंगुलर है और पास में है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस। और अगर कोई चीज एक से अधिक हो, मतलब प्लूरल हो और पास में हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दीज का। जैसे ये किताबें हैं, यहाँ एक से अधिक किताबों के बारे में बात हो रही है और किताबें कहाँ है, नजदीक में है, इसलिए हम दीज का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दीज आर बुक्स। तो दीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, कोई चीज अगर एक से अधिक हो और पास में हो तो हम वहां क्या यूज करेंगे, दीज का। अगर कोई चीज दूर हो और सिंगुलर हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट का। एग्जाम्पल, जैसे वह एक गेंद है, यहाँ एक गेंद के बारे में बात हो रही है जो कि दूर है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज ए बॉल। तो हम दैट को कब यूज करते हैं, जब कोई चीज सिंगुलर हो और दूर में हो, तो हम वहां क्या यूज करेंगे, दैट का। अगर कोई चीज एक से अधिक हो और दूर हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दोज। जैसे वे गेंदे हैं, दोज आर बॉल्स। यहाँ एक से अधिक गेंदों के बारे में बात हो रही है और गेंदे कहाँ है, दूर है। तो अगर कोई चीज एक से अधिक हो और दूर हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दोज का यूज करते हैं। उम्मीद है कि आपको दिस, दैट, दीज, दोज का उपयोग करना आ चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, वर्ब फैमिलीज। इंग्लिश में 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी वर्ब है और किन सब्जेक्ट्स के साथ उन वर्ब्स का यूज होता है। वर्ब्स को हम देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि 3 वर्ब्स की फैमिली होती हैं, बी फैमिली, डू फैमिली, हैव फैमिली। इन तीनों फैमिलीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तीनों फैमिलीज सेंटेंस बनाते समय आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस बनाने में किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज करें। इसलिए आप इसे ध्यान से देखकर समझ लीजिए। बी फैमिली, तो
अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में इज एम आर का यूज किया जाता है। अगर पास्ट की बात करें तो वाज वर का यूज किया जाता है और फ्यूचर के लिए विल बी का यूज होता है। तो बी फैमिलीज में इज एम आर वाज वर विल बी आता है। अगर डू फैमिली की बात करें तो प्रेजेंट के लिए डज या डू का इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट के लिए डिड का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर के लिए विल डू का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हैव फैमिली के बारे में बात की जाए तो प्रेजेंट के लिए हैज या हैव का यूज किया जाता है, पास्ट के लिए हैड का यूज किया जाता है और फ्यूचर के लिए विल हैव का यूज किया जाता है। तो हैव फैमिली में हैज, हैव, हैड, विल हैव आता है। डू फैमिली में डज, डू, डिड, विल डू आता है और बी फैमिली में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी आता है। आप सभी को मैं एक जरूरी बात बता दूं कि शैल का यूज टेंस के स्ट्रक्चर में या किसी भी तरह के सेंटेंसेस में शैल का यूज नहीं होगा। शैल का यूज केवल मॉडल हेल्पिंग वर्ब में किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहले बी फैमिली को देखते हैं। तो प्रेजेंट के लिए किस वी फैमिली का यूज किया जाता है और कब यूज किया जाता है। तो इज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए किया जाता है। एम का यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए किया जाता है। एक और चीज याद रखें कि एम का यूज सिर्फ आई के साथ ही किया जाता है, बाकी सबके साथ आर का यूज किया जाता है। मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ना हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। और पास्ट में किन बी फैमिलीज का यूज किया जाता है और कब किया जाता है। तो पास्ट में वाज का यूज किया जाता है और वाज का यूज कब किया जाता है, जब कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो और बाकियों के साथ वर का यूज किया जाता है। और फ्यूचर के लिए सबके साथ विल बी का यूज किया जाता है। मतलब वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा, विल बी। डू फैमिली, तो प्रेजेंट के लिए किन डू फैमिलीज का यूज किया जाता है और कब यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट के लिए डज का यूज किया जाता है, वो भी कब, जब पर्सन थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। और बाकियों के साथ डू का यूज किया जाता है। पास्ट के लिए सबके साथ डिड का यूज किया जाता है और फ्यूचर के लिए सबके साथ विल डू का यूज किया जाता है। हैव फैमिली, तो प्रेजेंट के लिए हैज का यूज किया जाता है, वो भी कब, जब पर्सन थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। और बाकियों के साथ हैव का यूज किया जाता है। पास्ट के लिए सबके साथ हैड का यूज किया जाता है। फ्यूचर के लिए सबके साथ विल हैव का यूज किया जाता है। इस टेबल को आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो सके तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको इसे भूलना नहीं है। अगर आप भूल गए तो आप कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं या पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कितने होते हैं तो आप कहेंगे 2, क्योंकि सेंटेंस के 2 ही भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम लोगों ने सेंटेंस के 3 भाग पढ़े थे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट के बारे में। लेकिन सेंटेंस के 2 ही भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये दोनों और कुछ नहीं, ये दोनों क्या है, प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, दोनों प्रेडिकेट ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इंग्लिश लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर एंड गुड बाय।